ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे चैप्टर 1 का, जिसके लास्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स डिफ़ाइन किया था, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है इसको डिफ़ाइन किया था, और फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन साथ ही साथ एक यूनिट चाहिए होता है। मीन्स किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन यूनिट्स के बिना अधूरा है। ठीक है, उसी को आगे करते हुए लास्ट पार्ट 1 के लास्ट में मैंने फोर्स का यूनिट निकाला था। ठीक है, जिसे हम न्यूटन बोलते हैं, वो दरअसल केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट में ही हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को कंटिन्यू करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट्स को। तो बच्चों 7 फंडामेंटल यूनिट्स अगर हैं तो डायमेंशंस भी 7 ही होंगे। ठीक है, अब डायमेंशंस ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यूनिट्स को पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि बचपन से ही हमें ये लेंथ टाइम मेजर करने की आदत होती है। बाकी यूनिट्स के बारे में भी हमने सुना होता है, तो यूनिट्स के साथ स्टडी करना हमको थोड़ा कंफर्टेबल करता है इस टॉपिक से। सिर्फ इसीलिए पहले यूनिट्स को पढ़ाया जाता है और उसके बाद डायमेंशंस इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डायमेंशन ज़्यादा बेसिक है। ओके, फोर्स का अब ये यूनिट था, तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि इसको हम केल्विन का पावर 0, एम्पेयर का पावर 0, मोल का पावर 0 और कैंडेला का पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें ये जो ऑर्डर है ये कुछ भी ऑर्डर रह सकता है, इनका भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पहले मास, लेंथ और टाइम को ही लिखने का कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन मतलब एक आदत कि वैसे ही लिखा जाता है, पर वो कोई रूल या लॉ नहीं है। ठीक है, तुम इसमें पहले मीटर, फिर केजी, फिर सेकेंड का यूनिट लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, हमको ये तो पता चल गया कि कोई भी यूनिट होगा इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखा जाएगा। एक दो और एग्जांपल्स हम लेकर देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क की। ठीक है, वर्क क्या होता है? सिंपलेस्ट इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट तो ये हुआ, सो इट इज़ सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर्स में। तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, जो यूनिट ऑफ वर्क है इसे हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जस्ट फोर्स में मीटर को मल्टीप्लाई करना है, सो दैट उसका पावर 2 हो जाएगा और केजी का पावर 1 है। बाकी अभी भी एम्पेयर, कैंडेला, मोल और केल्विन, उन सब की पावर्स 0 हैं। यहाँ पर हम डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एकदम परफेक्ट सेटिंग है डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि डायमेंशंस होता क्या है। डायमेंशन स्टूडेंट्स आर दीज पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू। अगर इस डायमेंशंस को, इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू। ठीक है, डायमेंशंस वो पावर्स होती है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स को रेज करते हैं टू गेट द यूनिट और डायमेंशन, to get the unit or dimension of a physical quantity।
तो जो फिज़िकल क्वांटिटी हमको स्टडी करनी है उसके हमको डायमेंशंस पता करने हैं, तो सबसे पहले हमको वो पावर्स देखनी होंगी जिसमें इन फंडामेंटल यूनिट्स को रेज किया जाता है। ओके, अब ये जो पावर्स हैं, दीज पावर्स आर द रैशनल नंबर्स। ये पावर्स स्क्वायर इरैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, पर रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। हाइपोथेटिकली डायमेंशंस दे कैन बी रियल नंबर्स। ये जो पावर्स हैं ये रियल नंबर्स हो सकती है, मतलब kg का पावर √2 हो सकता है हाइपोथेटिकली। तो हमें इन सब सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। किसी भी मुश्किल क्वेश्चन में यही होगा कि जो हमने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स देखे होते हैं हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये उतर जाता है कि इन kg, मीटर और सेकंड की जो पावर्स हैं वो तो नेचुरल नंबर्स रहेंगी या इंटीजर्स रहेंगे, कि नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे, काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म या रूट फॉर्म में नहीं हो सकते। अब जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमको नॉर्मली अवेलेबल हैं जिनके बेस पर हम फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, उनमें ज़्यादातर ये नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स हैं, द डायमेंशंस आर द इंटीजर्स। लेकिन रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शंस भी कई डायमेंशंस में पाया जाता है, और हाइपोथेटिकली कुछ क्वेश्चन अगर सेट करना है उसमें पावर कुछ भी रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये सजेशन नहीं है कि डायमेंशंस क्या होना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट होगा कि जो डायमेंशंस हैं, सो देयरफॉर दीज डायमेंशंस दे आर अ सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ओके, तो ट्रिक क्या है? अब एक मैं तुम्हें अब ट्रिक बताता हूँ। व्हाट इज़ द ट्रिक? अब किसी भी टेक्स्ट बुक में अगर तुम देखोगे तो डायमेंशंस के 50-60 एग्जाम्पल्स होंगे और उनके डायमेंशंस लिखे होंगे, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इट। यहाँ पर बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें जो एग्ज़ाम देना है जेई का, ये देना है तुमको 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद जेई का एग्ज़ाम होगा, 2 साल बाद नीट का एग्ज़ाम होगा, तब तक ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ तुम्हारे सामने से आ चुकी होंगी, तब तक तुम्हें इनके फॉर्मूलों के बारे में पता चल गया होगा। तो अभी तुमको अगर ये डायमेंशंस याद करने हैं, क्योंकि टेस्ट तो अभी भी देने होंगे, डायमेंशंस अगर याद करने हैं तो उसका एक सुपर ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? that instead of remembering the dimensions, remember the formula। ये हमेशा तुम्हें बचाएगा। फॉर्मूला याद करना कभी भी मुश्किल नहीं है, ओके। फॉर्मूला याद करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अभी हम थोड़े और टॉपिक्स में जब डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे तो ये देखेंगे कि फॉर्मूला याद करने से कितना इजीली हमको पूरा आंसर मिल गया, लेकिन डायमेंशंस डायरेक्टली याद रखना वो बहुत टेडियस है। एक भी पावर इधर उधर हुई तो हमारा आंसर गलत। यहाँ डायमेंशंस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अब ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये तुम्हें पता चल गया कि जो फोर्स है, फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो होता है, लेकिन क्या मैं इसे ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर या किलोमीटर, सेकंड को भी सेकंड ना लिख के पर मिनट या पर आवर स्क्वायर, क्या ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। इनमें इनके यूनिट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मास सिर्फ और सिर्फ kg में होगा। वो तो जब हम SI में करेंगे तब हमको वो kg में मिलेगा। तो इस kg को हम लिख सकते हैं एज m, इस मीटर को हम लिख सकते हैं लेंथ, इस सेकंड को लिख सकते हैं टाइम, ठीक है, mlt। इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशंस। तो इसीलिए बच्चों मैंने ये बोला था कि जो डायमेंशंस है वो ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि डायमेंशंस हमको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डिपेंडेंस बताते हैं। यूनिट्स जो हैं,
यूनिट्स अब हमको MKS यूनिट्स, CGS यूनिट्स, SI यूनिट्स, कोई एक यूनिट लेना पड़ेगा, कोई एक हमको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम ये एक बंध जाएंगे। लेकिन डायमेंशंस इन मेजरमेंट सिस्टम पर बंधा हुआ नहीं है। वो एक फंडामेंटल तरीका बता रहा है कि फोर्स है वो MLT पर किस वे में डिपेंडेंट है, वर्क है वो MLT पर किस वे में डिपेंडेंट है। आगे हम और थोड़े एग्जांपल्स करेंगे जिसमें थर्मोडायनामिक्स में हम केल्विन पर कैसे डिपेंडेंसी आएगी, अगर हम पूरा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखें वहाँ एम्पेयर पे कैसे डिपेंडेंसी आएगी, अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोल हमें मिलता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। कि हमको दरअसल ये डायमेंशन याद करने के लिए वो बेसिक फंडा क्या है ये हमको देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फोर्स को हमने देखा कि MLT-2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट्स कैसे आ गई, तो फोर्स जो है वो तो अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ एक यूनिट लगेगा। ओके, यहाँ पर हमको ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारा एक कन्वीनियंस है। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमको क्या बताता है कि ये हमारे डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन। या तो हम स्टेटमेंट लिखें डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, या हम सिर्फ F को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें। ओके, तो ये MLT-2 है। यहाँ पर मैंने या तो ऐसे लिखेंगे या MLT-2 A0 केल्विन 0 मोल 0 कैंडेला 0, या ये पूरा लिखेंगे। तो जो जो पावर 0 होती है उनको हम स्किप कर देते हैं, और जिनकी पावर 1 है उनको भी हम स्किप कर सकते हैं। कि कोई भी नंबर अगर 2 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 2⁻1, वही कंसेप्ट है। तो हमने फोर्स और वर्क का ये निकाला। अब यहाँ पर हमको सिस्टमेटिकली देखना है कैसे हमको सारे डायमेंशंस याद रखने हैं। डिस्टेंस हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि दोनों का डायमेंशंस सेम है। यहाँ पर एक ये ट्रिक भी याद रखो कि जो डायरेक्शन है, जस्ट अ डायरेक्शन इज डायमेंशनलेस। ठीक है, डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। जब हम बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वो हमने एक डायरेक्शन का सेंस दे दिया, लेकिन हम उसको कुछ रेज टू द पावर नहीं कर सकते। एक चीज़ अगर ईस्ट में जा रही है, उसको अगर फोर्स भी लगा ईस्ट में, तो वो ईस्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा, वो ईस्ट ही रहेगा। तो हमारे जो डायमेंशंस है कि पावर्स आनी चाहिए, जैसे सक्सेसिव मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया तो L का पावर 1 से बढ़कर 2 हो गया। लेकिन डायरेक्शन अगर ईस्ट या वेस्ट है, वो अब ईस्ट स्क्वायर या वेस्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अगर हमको कुछ साउथ वेस्ट मिल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन ही है। ओके, तो डायरेक्शन इज डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सेम डायमेंशंस हुए, स्पीड और वेलोसिटी ये सेम डायमेंशन हुए। आगे भी हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके स्केलर और वेक्टर ये चीज़ों का मतलब क्या है और ये कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे इनके बीच में डिफरेंस है। तो डायरेक्शन डायमेंशनलेस है, तो स्पीड और वेलोसिटी इनका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम रहता है। तो स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, यही हमारी ट्रिक थी। या तो डिस्टेंस ओवर टाइम मानो या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मानो। सो सिंप्लिसिटी के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज सिंपली L का पावर 1, क्योंकि एक फंडामेंटल यूनिट है। इसके जितने M0, T0, A0, K0, मोल 0, कैंडेला 0, वो सारे के सारे फंडामेंटल डायमेंशंस के पावर 0 हैं। टाइम भी फंडामेंटल है, तो ये भी T⁻⁻1 हुआ। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हमको डायमेंशंस की दूसरी पावर का पता चलेगा कि डायमेंशन सर्टेन पावर्स रेज टू था, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, इससे एक कन्वीनियंस भी मिला हमको। दूसरा कन्वीनियंस ये है कि जो डायमेंशंस हैं दे आर लाइक प्राइम नंबर्स। जैसे जूनियर क्लासेस में तुमने किया होगा कि 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, तो 12 हुआ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1। तो अब हमारे डायमेंशंस ने भी हमको फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इस वे में लिखने की छूट दे दी। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब हमारे पास डिराइव यूनिट्स के बीच में डायमेंशंस निकालना, यूनिट्स निकालना अब बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये अगर t का डिनोमिनेटर में पावर 1 है तो अगर ये ऊपर जाएगा सो दिस विल बिकम L1t-1। इसको तो स्पीड और वेलोसिटी को या तो ये लिख सकते हैं डायमेंशन LT-1 या M0LT-1। मैकेनिक्स में क्योंकि MLT ही यूज़ होता है इसलिए हम मास को भी हमेशा लिख लेते हैं। तो ये या ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में तुम्हें ये दोनों फॉर्म मिल जाएंगे। स्पीड का ये हुआ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगा। अब ये मैंने बोल तो दिया चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी होगा, लेकिन ये दरअसल में एक होमोजेनिटी रूल होता है। उसको हम ये डायमेंशंस के इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बेसिक एग्जांपल के बाद पढ़ेंगे, फिर हम उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। सो एक्सेलरेशन इन चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है ओवर टाइम टेकन। नाउ वेलोसिटी हमने अभी डिराइव किया LT-1 ओवर t। t जब ये ऊपर जाएगा तो ये t का पावर -1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा LT-1 t-1। तो यहाँ हमें LT-2 एक्सेलरेशन का डायमेंशंस मिल गए कि एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हुए L1t-2 या सिंपल LT-2। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स का पता है, वर्क का पता है। मैकेनिक्स में हमें बस ये 4 डायमेंशंस ही ध्यान रखने हैं, 4 डायमेंशंस ही ध्यान रखने हैं। और जब इन डायमेंशंस का हम डिराइव करके याद रखते हैं तो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, क्योंकि तब हमारे दिमाग को ये डर नहीं लगता कि अगर डायमेंशन इधर उधर हो गया, भूल गए तो क्या होगा। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो ठीक है हम उसको डिराइव कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमको भूलने भी नहीं देता। तो हमें स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, इनके डायमेंशंस हमें पता चल गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम उस ट्रिक को अप्लाई करके डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स में हम डिफरेंट डायमेंशंस निकाल सकते हैं विदाउट इवन रिमेंबरिंग देम। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो 4 एग्जाम्पल किए, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क, इन चारों के बाद हम और देखते हैं कि बाकी डायमेंशंस के लिए हमको क्या ट्रिक यूज़ करनी है। अगर मोमेंटम का है तो मोमेंटम का कभी भी डायमेंशन याद मत रखो, इसका फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हुआ सिंपली मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड। अब हमें इसके डायमेंशंस लिखने हैं, इनके हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है इस पॉइंट पर। तो इसका मास हुआ m, वेलोसिटी हुआ LT-1। ये हमने अभी प्रूफ किया है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये एज अ प्राइम नंबर्स की तरह है।
जैसे हम 2, 3, 5, 7 इनके बेस पे किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, वैसे ही हम किसी डिराइव्ड यूनिट को हम MLT के बेस पे लिख सकते हैं। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल के इन दोनों अगर को मल्टीप्लाई हो तो ये MLT-1 ये इसका डायमेंशन हुआ। ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है वो डायमेंशन, हमको बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फिर ये 2 सेकेंड की बात है, इसको मेंटली भी कर सकते हो। पावर है, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, ठीक है, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। सो वर्क हमने क्या किया था? ML2T-2 और टाइम T। अब ये T का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -2 इंटू -2 प्लस -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा ML2T-3, ठीक है, ये 1 है, ऊपर जाके -1 होके इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। सो दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ पावर। अब प्रेशर भी P से ही हम डिनोट करते हैं इसको। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पर ये भी देखो कि एरिया क्या होता है। एरिया इज ऑलवेज किसी भी चीज़ का एरिया मीटर स्क्वायर होता है। सो इट्स सिंपली L⁻²। वॉल्यूम क्या होगा? L⁻3। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, एरिया का डायमेंशन L⁻²। ये जब L ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ये बनेगा -2, ये L ऊपर जाकर बनेगा -2। तो डायमेंशन क्या हुए? ये 1 है। पावर्स में हमें पता है कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो ये 1 प्लस -2, सो दिस इज ML-1T-2। ओके, अब ये हम सारे डिराइव करेंगे, पर एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आना चाहिए कि इससे होगा क्या। हमको जब यूनिट से काम चल जा रहा है तो ये डायमेंशंस पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या है? तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में क्लियर होगा। टॉर्क हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का फिजिकल क्वांटिटी है, वहाँ हम इसको स्टडी करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिमिलर टाइप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क भी था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉर्क का डायमेंशन है वो वर्क के डायमेंशंस के इक्वल है। ओके, सो दिस वाज ML2T-2। एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है। मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज द एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमने अभी निकाला है MLT-1। इसमें अगर हम L से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा ML2T-1। तो यहाँ पर ये एक जो रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, वही देखो सेम रिलेशन मोमेंटम और फोर्स के बीच में भी था। ये लीनियर मोमेंटम अगर MLT-1 है, फोर्स वॉज MLT-2। एंगुलर मोमेंटम है ML²T-1 और टॉर्क है ML²T-2। तो ये रिलेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चलता है, जो बहुत ही बेसिक कंजर्वेशन लॉ है नेचर का। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगल ओवर टाइम टेकन। सर्कुलर मोशन में कोई भी अगर रेडियस वेक्टर है, ये यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है इन टाइम t, दिस इज थीटा, और थीटा हम ऐसा यूनिट्स में रेडियंस में करेंगे। तो ये रेडियंस ओवर टाइम टेकन है, लेकिन रेडियंस हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो एंगुलर वेलोसिटी वुड बी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको सिंपल एंगल बोल सकते हैं ओवर टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला है। अब एंगल डायमेंशनलेस होता है। ये सारे डायमेंशनलेस, यूनिटलेस क्वांटिटीज़ ये हम बाद में एज इन द एक्सेप्शंस ऑफ डायमेंशंस हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इसका जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे होगा। एंगल होगा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब एंगल हुआ m0 l0 t0, और जो टाइम है ये हुआ t। तो हमें जो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन मिला दैट इज सिंपली t-1, ये सिंपली t-1 है। ये थोड़ा सा परेशान करेगा हमको ऑसिलेशंस चैप्टर में, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी पता है 1 टाइम पीरियड होता है, हर्ट्ज़ में हम उसको फाइंड करते हैं, लेकिन एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, उसका भी डायमेंशंस यही होता है t-1, लेकिन दोनों एंटायरली डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो एक आइडिया जो हमारे मन में इस पॉइंट पे आना चाहिए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ो, हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए, और एंगुलर वेलोसिटी का भी यही डायमेंशन है। तो इसका मतलब डायमेंशन सेम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी सेम होंगी, जैसे टॉर्क और वर्क के केस में। एक और हम आगे प्रूव करेंगे कि वर्क और एनर्जी वो दोनों का भी सेम डायमेंशन होता है। तो टॉर्क, वर्क और एनर्जी तीनों सेम डायमेंशंस के होते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन इज एंगुलर वेलोसिटी, ये जो हमने अभी पढ़ा, ओवर टाइम टेकन। अब ये था t-1, इसको t से अगर हमने डिवाइड किया सो द आंसर वुड बी t-2। सो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ t का पावर है, सिर्फ t के डायमेंशंस है, इसमें m और l के डायमेंशंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का डायमेंशन है एनर्जी। एनर्जी अब कई फॉर्म में हो सकती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन सबकी सब वो एनर्जीज ही हैं। अभी आगे के फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते जो फॉर्मूला हमको 11th क्लास में स्टडी करने हैं, बट जो फॉर्मूले हमें पता है एनर्जी के वो हम देखते हैं। वो फार्मूला क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखते हैं क्या इन दोनों फार्मूला से सेम आंसर आता है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो होगा 12 mv²। अब इसमें हाफ जो है ये एक नंबर है, ये ml/t पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू हाफ है, लेकिन इसके डायमेंशन 0 है। तो ये भी हमारा एक वो सर्टेन क्लास ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होगा जो डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस भी है। तो इसे हम हाफ m, और ये जो वेलोसिटी या स्पीड है इसका ये स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन हमको पता है कि 0 है, तो हाफ का हो गया m0 l0 t0, m का हो गया सिंपली m का पावर 1, और ये हो गया lt-1 का स्क्वायर। अब क्योंकि हम इन डायमेंशंस को प्राइम नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कभी अगर हमारे पास 12 का स्क्वायर आता है तो हमको 144 के फैक्टर्स नहीं लिखने हैं, हमें 12 के फैक्टर्स को ही स्क्वायर कर देना है, उन्हीं को डबल कर देना है। तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा m यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 0, m का पावर 1, l का पावर यहाँ 0, यहाँ पर 2, l2, और t का पावर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ -2। So you see that is the same as work। एक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी देख लेते हैं। ये अगर mgh हम लिखें, so it is mgh। अब मास का पावर 1 है। g is acceleration due to gravity। acceleration due to gravity is also an acceleration, तो ये हुआ lt-2। इसको मल्टीप्लाई करें हाइट से, हाइट इज ऑल्सो अ
लेंथ, सो दिस इज अगेन एंड एल। तो यहाँ देखो m का पावर हुआ 1, l का पावर हुआ यहाँ 1 यहाँ 1, 2, t का पावर हुआ -2। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम है। उसे हम कब जूल्स बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे, उतने आगे तक हम अभी नहीं गए हैं, अभी हम जस्ट डायमेंशंस को ही स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट और तुमको ध्यान रखना है कि अब कोई भी एनर्जी अगर हमको मिलेगा उसके साथ अगर एनर्जी वर्ड एसोसिएट है तो उसका डायमेंशन यही होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन नहीं है तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है बट वो एनर्जी नहीं हो सकती, पीरियड। एंगल हमने बोला डायमेंशनलेस होता है, क्यों? क्योंकि एंगल हम ज्योमेट्री में मेजर करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। सो दिस इज सिंपली लेंथ ऑफ आर्क over radius. Length of arc is L only, radius is also a length, so this is m0 l0 t0 or simply l0, क्योंकि लेंथ ही कंटेंट थे। इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट था और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट था। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कंटेंट स्टार्ट हो गया। इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमको एक फॉर्मूला देखना है। एक फॉर्मूला, और दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल एस से करेंगे या कैपिटल सी से। कई बोर्ड्स में आई नो ये सी वर्ड यूज़ होता है, लेकिन अब से इन सी को ना यूज़ करके हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल एस से करेंगे, क्योंकि कैपिटल सी हम मोलर हीट कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं और वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब जहाँ भी गैस है वहाँ मोल्स के टर्म में बात करना ज़्यादा इजी होता है। तो द फॉर्मूला दैट वी नो इज़ दैट हीट सप्लाइड इज ms डेल्टा टी। हीट सप्लाइड इज ms डेल्टा टी। तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक हीट है इसे हम Q बाय m डेल्टा टी लिख सकते हैं, और इसका डायमेंशन मतलब इन सब का डायमेंशन। अब कैसे ये इजी हुआ? क्योंकि यही कंसेप्ट अभी हमने किया है। ये क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, लेकिन है तो एनर्जी, तो हम एनर्जी का लगाएंगे इसमें mL2T-2। This is mass. This now change in temperature is also a temperature, but this is Kelvin. ठीक है, कई जगह कई बुक्स में केल्विन की जगह हमें थीटा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी हमारा टेम्परेचर का इंडिकेटर है। ये पावर 1, ये पावर 1, नाउ यू कैन कैंसल देम, क्योंकि अब ये जस्ट लाइक प्राइम नंबर्स हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट होगा उसका यूनिट हो जाएगा m0 L2 T-2, बट k का पावर -1। ओके, अब चार्ज देखो, होना तो ये चाहिए था कि जो चार्ज है वो फंडामेंटल डायमेंशन या फंडामेंटल यूनिट होना चाहिए था, लेकिन है क्या? एम्पेयर। ऐसा क्यों? ये हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से है। जब थॉमस अल्वा एडिसन, टेस्ला ये करंट पर वर्क कर रहे थे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, तो वहाँ पर ये कब की बात है? ये बात है 17th सेंचुरी की। ठीक है, लेकिन चार्ज कब फाउंड हुआ? चार्ज इज़ द 20th सेंचुरी डिस्कवरी। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में तो चार्ज की प्रेजेंस का पता चला, रदरफोर्ड मॉडल से हमको प्रोटॉन का पता चला, चैडविक में 1930s में हमको न्यूट्रॉन के बारे में बताया। तो चार्जेस का हमको तो आइडिया ही नहीं था जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ओके, तो जब तक चार्ज डिस्कवर हुआ तब तक करंट
दुनिया के हर पार्ट में, हर लिटरेचर में, हर जर्नल में एज अ फंडामेंटल यूनिट एस्टैब्लिश हो चुका था। तो भले ही चार्ज ज़्यादा बेसिक है कंसेप्चुअली, स्टिल करंट को फंडामेंटल डायमेंशन लिया जाता है। तो चार्ज एक डिराइव्ड यूनिट है। ओके, तो चार्ज के लिए हमको पता है कि करंट क्या होता है। करंट इज़ चार्ज ओवर टाइम टेकन, ये इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो हमें जो चार्ज मिलेगा दैट वुड बी करंट इनटू टाइम। तो इनके डायमेंशंस लेने हैं, वी नीड नॉट वरी अबाउट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। करंट इज लेट्स से एम्पेयर, फंडामेंटल यूनिट है। टाइम फंडामेंटल यूनिट है। सो 80 इज द डायमेंशन ऑफ द चार्ज। रेजिस्टेंस, ये अब ट्रिकी है। रेजिस्टेंस ओम्स लॉ सबको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V बाय आई। आई फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कोई आइडिया नहीं। तो V इज इक्वल टू आई आर सबसे सिंपलेस्ट तो है, लेकिन रेजिस्टेंस का डायमेंशंस उसमें से नहीं मिलेगा हमें। तो डायमेंशंस कहाँ से मिलेगा? अब कई स्टूडेंट इस पॉइंट पे गिव अप कर देता है, ठीक है आगे जब पढ़ेंगे तब हमको शायद पता चल जाए। नहीं बच्चों, तुम्हें रेजिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला पता है। लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला होता है, हीट डेवलप्ड इन अ रेजिस्टर। हीट डेवलप्ड इन अ रेजिस्टर कितना होता है? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर I स्क्वायर R इंटू टी। इसमें ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, ये हीट एनर्जी है, उसका डायमेंशन हमको पता है। सो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने का दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला। ओके, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ ये अप्रोच भी हमको याद रखनी है कि ये अप्रोच क्या है जिससे हमको रेजिस्टेंस इजीली मिल गया। अब रेजिस्टेंस का जो भी आंसर आएगा वो हमको बिल्कुल याद नहीं रखना है, लेकिन इस फॉर्मूले से आया है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये हमको याद रखना है। तो 2 साल में हमारी पूरी की पूरी यही कोशिश रहेगी कि हम वो सब फॉर्मूले देखने के लिए हम हैबिचुअल हो जाएं, जिससे डायमेंशंस हमको फास्टेस्ट वे में मिल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस इज हीट एनर्जी ओवर I स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। हीट इज़ mL/T-2, क्योंकि वो एनर्जी है। ये फंडामेंटल है A स्क्वायर, ये भी फंडामेंटल है T। ये T जब ऊपर जाएगा तो -2 के साथ -1 ऐड कर जाएगा। सो द आंसर ऑफ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज m1L2T-3 A का पावर -2। ये इसके डायमेंशंस हैं। इन्हीं डायमेंशंस को जब हम SI यूनिट में लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ओम्स कहा जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म्स में जूल कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा पहला ऐसा डिफ़िकल्ट डायमेंशंस था जो हमने बहुत ही इजी अप्रोच में निकाल लिया। अब इसके बाद कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, उसका डायमेंशन निकालने का ट्रिक हमको बहुत रेडिली अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स करते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये 4 एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि एक तो इनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। क्या है यार, और वो पूरा फास्ट करके तुमको हाथ धोना है। अब तू वहाँ ठक ठक चाय बनाने में भी ठोकेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम और 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये 4 एग्जाम्पल थोड़े टफ हैं और हो सकता है इनके फॉर्मूला के बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। ये सिर्फ किसी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है और ये तीनों कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने इन तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिया है, ठीक है। तो इन 3 फॉर्मूले से ये 3 कांस्टेंट्स कैसे हमको मिलेंगे ये देखना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो शायद केमिस्ट्री में तुम्हें इतनी जल्दी पढ़ने को मिल जाए, दैट इज़ PV = nRT।
तो अगर PV इज इक्वल टू nRT है जिसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोल फंडामेंटल, R जो हमको फाइंड करना है, और T इज द टेम्परेचर, ये भी फंडामेंटल, तो ये दो तो हमको फंडामेंटल मिल गए और ये दोनों डिराइव्ड है। प्रेशर वॉज फोर्स बाय एरिया, प्रेशर वॉज फोर्स बाय एरिया। तो अगर तुम्हें प्रेशर याद नहीं है तो जल्दी से इसको साइड में डिराइव कर लो, फोर्स बाय एरिया। ओके, तो यहाँ पर हमको ये R का जो डायमेंशन मिलेगा वो होगा PV बाय NT का एज अ प्राइम नंबर ट्रीट करके जो आंसर आता है। अब प्रेशर का डायमेंशन क्या है? फोर्स बाय एरिया, MLT माइनस 2 ओवर L का पावर 2, सो दिस बिकम्स M का पावर 1, L का पावर -1, T का पावर -2। यही इसमें सबसे ट्रिकी था। V तो वॉल्यूम है, L का पावर 3, सो यहाँ से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हुआ ML -1, T -2, V का पावर L, वॉल्यूम इज L का पावर 3, दिस इज पर मोल, दिस इज पर केल्विन, ऑल ऑफ दीज आर, बोथ ऑफ दीज आर फंडामेंटल। ये दोनों बस ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हमको कैलकुलेट किन के टर्म्स में करना पड़ेगा? इन दोनों के टर्म्स में। L का पावर -1 और -1 + 3, दैट इज L का पावर 2, सो वी आर लेफ्ट विद ML2 T -2 ओवर मोल पर केल्विन। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये होगा ML2 T -2 पर मोल पर केल्विन। अब इसमें एम्पेयर और कैंडेला नहीं है इसलिए उनको हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये हमको एक पहली क्वांटिटी मिली जिसमें केल्विन के अलावा मोल भी आ गया। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें 5 डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके लिए में ग्रेविटेशनल लॉ की जानकारी होगी, दैट इज़ अगर हमारे पास फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि m1 m2 दो मासेस हैं, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस r है, सो F वुड बी द फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ से हम G को बोल सकते हैं कि G वुड बी F_r² ओवर मीटर ओवर मास स्क्वायर, m1 m2। उन दोनों का डायमेंशनली m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं लेकिन फॉर द सेक ऑफ डायमेंशन हमने मास इनटू मास को मास स्क्वायर कर दिया है। सो दिस वुड बी द डायमेंशन ऑफ G। तो अब G का अगर हम डायमेंशन निकालें तो ये होगा फोर्स इज MLT -2, दिस इज L2, दिस इज M to the power 2। ये जब ऊपर जाएगा तो M का पावर -1, L का पावर 3, T का पावर -2, सो दिस इज M -1 L 3 T -2। ओके, सिमिलरली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये अब कूलम्स लॉ से आता है, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करने का एक ही रीज़न था कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है वैसे ही कूलम्स लॉ भी इसी फॉर्म का है कि अगर दो चार्जेस हों Q1 Q2, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस r हो, तब फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इनटू Q1 Q2 बाय r²। इसमें 4 पाई डायमेंशनलेस है क्योंकि 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, दे आर डायमेंशनलेस।
सो अगर एप्सिलॉन नॉट की मुझे वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ ये इधर जाएगा, एफ इधर जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू फोर्स. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो इसका जो आंसर हम निकालेंगे, अब ये चार्ज है. चार्ज क्या था? एम्पेयर टाइम. तो एम्पेयर टाइम इंटू एम्पेयर टाइम, एम्पेयर स्क्वायर टाइम स्क्वायर. 4 और पाई डायमेंशनलेस है. आर इज लेंथ, एल स्क्वायर. फोर्स इज MLT माइनस 2. यहाँ देखिए m जाएगा ऊपर, पावर -1. l का इधर पावर 2 + 1 3, ऊपर गया -3. t का पावर 2, ये ऊपर गया तो 4, और जो एम्पेयर है उसका पावर 2. सो दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये अगर आपका करेक्ट आया तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो अब डायमेंशंस का कंसेप्ट अब बहुत हद तक आपको क्लियर हो चुका है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब एक सीधा सीधा तरीका है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं तो V = IR, R से मल्टीप्लाई कर दें. लेकिन रेजिस्टेंस का ध्यान रखना बहुत मुश्किल है. रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हमको हीट ओवर I²T करना पड़ेगा. तो पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हेवीली यूज्ड होता है, इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है, जो है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है. नाउ वर्क इज ML2T - 2. चार्ज वॉज, अभी हमने देखा, 80. तो यहाँ से हम पोटेंशियल का बहुत इजीली निकाल सकते हैं. वो हो जाएगा ML2T - 3A - 1. पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशंस निकालने के लिए, क्योंकि एक बहुत इजी फार्मूला अवेलेबल है, सिर्फ उसी लिए मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. और इन तीनों के बीच में देख सकते हो क्या वो तरीका है कि हम जिस फिज़िकल क्वांटिटी की हमें नॉलेज नहीं है, कोई अगर हमको इक्वेशन में एक ऐसी टर्म है जिसका डायमेंशन हमको नहीं पता लेकिन बाकी सबका पता है, तो किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं. ये 3 एग्जांपल्स मैंने सिर्फ इसीलिए करवाए. ओके.